हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल हिंदी साहित्य सागर। आज हम प्रैक्टिस पेपर 21-22 सेशन का सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12 के लिए है और हमारा सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव, जिसे हिंदी ऐच्छिक भी कहते हैं। कोड है 002। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने से पहले जो इसके निर्देश हैं वो देख लेते हैं कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 3 खंड होंगे, खंड क, खंड ख और खंड ग, जिसमें से खंड क में 2 गद्यांश और 2 काव्यांश होंगे, जो कि अपठित गद्यांश और काव्यांश है। और दोनों में ही आपके ऑप्शंस है, या तो आप गद्यांश 1 या फिर उसके ऑप्शंस के साथ जो सेकंड गद्यांश है वो कर सकते हो। और ऐसे ही काव्यांश में भी आपके पास ऑप्शन होंगे, या तो आप पहले वाला काव्यांश कर सकते हैं या तो आप दूसरे वाले काव्यांश कर सकते हैं। खंड ख, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर के 41 तक है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे और इन सभी के आंसर आपको देने हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन या चॉइस नहीं है। तीसरा खंड है हमारा खंड ग, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 42 से लेकर के 51 तक जो क्वेश्चन नंबर है, इसके सभी आंसर्स आपको देने हैं। और क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर के 57 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से इन 6 प्रश्न में से केवल 4 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। और क्वेश्चन नंबर 58 से लेकर के 62 में टोटल 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो इस प्रकार से आपको टोटल 40 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, इसलिए टोटल जो मार्क्स हैं आपके क्वेश्चन पेपर के वो 40 मार्क्स हैं। 40 क्वेश्चंस के ही आंसर भी आपको करने हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं खंड का अपठित गद्यांश से। गद्यांश पे आधारित टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और इसे हम बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और जो सुटेबल आंसर होगा उसे ही चूज करेंगे। दबाव में काम करना व्यक्ति के लिए अच्छा है या नहीं, इस बात पर प्रायः बहस होती है। कहा जाता है कि व्यक्ति अत्यधिक दबाव में नकारात्मक भावों को अपने ऊपर हावी कर लेता है, जिससे उसे अक्सर कार्य में असफलता प्राप्त होती है। वह अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी खो बैठता है। दबाव को यदि ताकत बना लिया जाए तो न सिर्फ सफलता प्राप्त होती है, बल्कि व्यक्ति कामयाबी के नए मापदंड रचता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब लोगों ने अपने काम के दबाव को अवरोध नहीं बल्कि ताकत बना लिया। यहाँ अवरोध का अर्थ होगा रुकावट। सुख दुख, सफलता असफलता, शांति क्रोध और क्रियाकर्म हमारे दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है। जोस सिल्वा इस बात से सहमत होते हुए अपनी पुस्तक यू द हिलर में लिखते हैं कि मन मस्तिष्क को चलाता है और मस्तिष्क शरीर को। इस तरह शरीर मन के आदेश का पालन करता हुआ काम करता है। दबाव में व्यक्ति यदि सकारात्मक होकर काम करे तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब होता है। दबाव के समय मौजूद समस्या पर ध्यान केंद्रित करने और बोझ महसूस करने की बजाय यदि यह सोचा जाए कि हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो एक कठिन चुनौती को पूरा करने के लिए तत्पर हैं, तो हमारी बेहतरीन क्षमताएं स्वयं जागृत हो उठती है। हमारा दिमाग जिस चीज पर भी अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है वह हमें बढ़ती हुई सी प्रतीत होती है। यदि हम अपनी समस्याओं के बारे में सोचेंगे तो वे बहुत बड़ी महसूस होगी, और यदि हम अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वे भी बहुत बड़ी महसूस होगी। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जीतना एक आदत है, पर अफसोस हारना भी एक आदत है। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रस्तुत गद्यांश है ये हमें सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करता है। साथ ही इस बात पर भी बल देता है कि हम अपनी क्षमताओं को जितना ज़्यादा सक्रिय होकर सोचेंगे, अपनी समस्याओं को जितना कम आंकेंगे, उतना ही जल्दी हम किसी भी समस्या से निकल करके बाहर आएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि दबाव में काम करने पर व्यक्ति हो जाता है। का ऑप्शन है आलसी, ख सक्रिय, ग नकारात्मक और घ मूर्ख। तो हमें अकॉर्डिंग टू पैसेज आंसर करना है। तो पैसेज के फर्स्ट लाइन में ही हमने देखा था कि क्या लिखा हुआ था। कहा जाता है कि व्यक्ति अत्यधिक दबाव में नकारात्मक भावों को अपने ऊपर हावी कर लेता है। तो यहाँ पे साफ इसका उत्तर लिखा हुआ है कि दबाव में जो काम करता है व्यक्ति वह किस प्रकार के भाव से ग्रसित होता है। तो आंसर होगा ग नकारात्मक।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेने का क्या परिणाम होता है। क सफलता प्राप्त होती है, ख शरीर में ताकत आ जाती है, ग नकारात्मकता आती है, घ कमजोरी और बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा क सफलता प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हमें समस्याओं के बजाय कहाँ पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क अपनी कमजोरियों पर, ख शक्तियों पर, ग वातावरण पर, घ पुस्तकों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अपनी शक्तियों पर, क्योंकि पैसेज में कहा गया है कि हम जहाँ पर भी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज़ बढ़ जाता है। जैसे अगर अपनी समस्या पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो समस्याएं और बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार से यदि हम अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो समस्या से निकलने की जो हमारी क्षमता है वह भी बढ़ जाएगी। तो हमें अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि हम उस समस्या से बाहर निकल सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोगों ने अपने कार्य के दबाव को अवरोध यानी रुकावट की जगह ताकत बना लिया। रचना के आधार पर वाक्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है आपको। क इच्छावाचक, ख संदेहवाचक, ग मिश्र वाक्य या घ सरल वाक्य। तो हम जानते हैं कि वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, जो कि है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही मिक्स किया हुआ है। तो ये जो लाइन दिया गया है, ये जो वाक्य दिया गया है, यह किस प्रकार का वाक्य है, ये रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है ये बताना है। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य के भेद हैं। पहला है सरल वाक्य जो घ नंबर में है, दूसरा है संयुक्त वाक्य जो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो आंसर ग या घ में से ही होगा, क्योंकि क और ख तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद होते हैं उससे रिलेटेड है। तो ये दोनों तो यही एलिमिनेट हो गया। तो ग और घ में से देखना है। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक कर्म होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। और मिश्र वाक्य क्या होता है, जिसमें एक वाक्य इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है। तो इसको लोगों ने अपने कार्य के दबाव को अवरोध की जगह ताकत बना लिया। हम इसमें क्या देख रहे हैं कि एक ही कंप्लीट वाक्य है अपने आप में, जो कि कर्ता के साथ कर्म के साथ आकर के अपनी बात संपूर्ण कर रहा है। तो यहाँ पर सरल वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सफलता में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है, जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ जाता है। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है, परंतु वह जिस शब्द में जुड़ता है उसका अर्थ बदल देता है। तो सफलता में प्रत्यय क्या होगा, पहले इसको अलग करेंगे। सफल जमा ता, तो सफल अपने आप में एक शब्द है और ता प्रत्यय है। तो आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर ता। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुख दुख, शांति, क्रोध और क्रिया कर्म किस प्रकार निर्भर करते हैं। वातावरण पर, दृष्टिकोण पर, आर्थिक स्थिति पर या दबाव पर। अकॉर्डिंग टू पैसेज आंसर हो जाएगा दृष्टिकोण पर। जैसा हम अपना विचार रखेंगे, जैसा अपना सोच रखेंगे, जिस प्रकार से हम महसूस करेंगे अपनी शक्तियों को, उसी प्रकार से हमें ये जो भाव हैं वो महसूस होंगे। उसके बाद है यू द हिलर पुस्तक के लेखक कौन है। तो पैसेज में आया था यू द हिलर पुस्तक के लेखक कौन है, जोस सिल्वा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दबाव में डैश होकर ही व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब होता है। किस प्रकार का व्यक्ति, सकारात्मक व्यक्ति या स्वावलंबी व्यक्ति या कार्यरत व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सकारात्मक व्यक्ति, यानी जो पॉजिटिव सोच के व्यक्ति होते हैं वो दबाव में ही, प्रेशर में ही आकर के जो उनका सर्वश्रेष्ठ यानी जितना अधिक वो अपना किसी चीज़ में दे सकते हैं, जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखक के अनुसार हारना क्या है। कोशिश है, आदत है, चुनौती है, प्रक्रिया है। तो पैसेज में आया था कि जिस प्रकार से जीतना एक आदत है उसी प्रकार से हारना भी एक आदत है। तो हमें जीतने की आदत को अपने अंदर निर्मित करना चाहिए, ना कि हारने की आदत को। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, आदत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समस्याओं के बारे में लगातार सोचने का क्या परिणाम होगा। अगर हम बार बार अपनी समस्याओं को ही सोचते रहेंगे तो क्या होगा, समस्याएं और बढ़ जाएगी। क्योंकि पैसेज में आया था कि अगर हम समस्याओं को जितना ज़्यादा सोचेंगे समस्याएं बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से यदि हम हल के बारे में सोचेंगे तो वो उतना ही जल्दी से, अपनी जो क्षमताओं के बारे में सोचेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम सेकंड पैसेज देखते हैं।
आपके पास ऑप्शन है, या तो आप फर्स्ट पैसेज कर सकते हैं या तो सेकंड पैसेज, लेकिन प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने के दौरान हम सारे ही पैसेज करेंगे। संवाद में दोनों पक्ष बोले यह आवश्यक नहीं। प्रायः एक व्यक्ति की संवाद में मौन भागीदारी अधिक लाभकर होती है। यही स्थिति संवादहीनता से भिन्न है। मन से हारे दुखी व्यक्ति के लिए दूसरा पक्ष अच्छे वक्ता के रूप में, अच्छे श्रोता के रूप में अधिक लाभकर होता है। बोलने वाले के हाव भाव और उसका सलीका, उसकी प्रकृति और सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को पल भर में बता देता है। संवाद से संबंध बेहतर भी होते हैं और अशिष्ट संवाद संबंध बिगाड़ने का कारण भी बनता है। बात करने से बड़े बड़े मसले, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं तक हल हो जाती हैं, पर संवाद की सबसे बड़ी शर्त है कि एक दूसरे की बातें पूरे मनोयोग से, संपूर्ण धैर्य से सुनी जाए। श्रोता उन्हें कान से सुने और मन से अनुभव करे, तभी उसका लाभ है। तभी समस्याएं सुलझाने की संभावना भी बढ़ती है और कम से कम यह समझ में आता है कि अगले के मन के परतों के भीतर है क्या। सच तो यह है कि सुनना एक कौशल है, यानी कला है, जिसमें हम प्रायः अकुशल होते हैं। दूसरे की बात काटने के लिए, उसे समाधान सुझाने के लिए हम उतावले होते हैं और यही उतावलापन हमें संवाद की आत्मा तक नहीं पहुंचने देता है। हम तो बस अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं, तब दूसरे पक्ष को झुंझलाहट होती है। वह सोचता है कि व्यर्थ ही इसके सामने मुंह खोला। रहीम ने ठीक ही कहा था, सुनी इठ लई हैं लोग सब, बाट ही न लई है कोई। ध्यान और धैर्य से सुनना संवाद की सफलता का मूल मंत्र है। संवेदनशील लोग तो पेड़ पौधे से, नदी पर्वतों से, पशु पक्षियों तक से संवाद करते हैं। राम ने इन सब से पूछा था। किससे? पेड़ पौधे से, नदी से, पर्वत से, पशु पक्षी से। क्या पूछा था कि क्या आपने सीता को देखा? और उन्हें एक पक्षी ने ही पहली सूचना दी थी। इसलिए संवाद की अनंत संभावनाओं को समझा जाना चाहिए। ये पैसेज था हमारा, जिसमें संवाद के ऊपर बातचीत की गई है कि संवाद कितना आवश्यक है, और संवाद का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है कि जब दो व्यक्तियों के बीच संवाद हो रहा हो, तो जो एक व्यक्ति है उसमें से उसे धैर्यपूर्वक संवाद को सुनना चाहिए, तभी वह संवाद की आत्मा तक पहुँचेगा। और संवाद को सुनना एक बहुत ही बड़ा कौशल है, ऐसा इस पैसेज में कहा गया है। अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? संवाद का महत्व, संवादहीनता, संवाद की असफलता, संवाद की शून्यता। तो इसका आंसर होगा संवाद का महत्व। क्वेश्चन नंबर 12 है, संवादहीनता से क्या तात्पर्य है? संवादहीनता यानी संवाद की कमी कब मानी जाएगी? परस्पर वार्तालाप का अभाव होने से, बात को धैर्यपूर्वक सुनना, संवाद की गंभीरता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परस्पर वार्तालाप का अभाव। जब अभाव होगा, कमी होगा, तभी तो संवादहीनता होगी, यानी संवाद कंप्लीट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाव स्पष्ट करना है आपको। यह उतावलापन हमें संवाद की आत्मा तक नहीं पहुंचने देता, यानी जो संवाद का गहराई है, संवाद का जो भाव है, उसे समझने नहीं देता। तो यहाँ पर किस प्रकार के उतावलेपन की बात हो रही है? उतावलापन संवाद की आत्मा है। बात को धैर्य से सुने और समझे बिना बोलने की शीघ्रता संवाद की गंभीरता को नष्ट कर देती है। संवाद का मूल मंत्र ही उतावलापन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, बात को धैर्य से सुने और समझे बिना जब हम बोलने की शीघ्रता करते हैं तो बात की गंभीरता नष्ट हो जाती है, और इस प्रकार से हम संवाद की आत्मा तक नहीं पहुंच पाते। क्वेश्चन नंबर 14 है, दुखी व्यक्ति से संवाद में दूसरा पक्ष कब अधिक लाभकारी होता है? जब वह एक अच्छा श्रोता होता है, यानी ध्यान से सुनता है, समाधान प्राप्तकर्ता के समय, विचार के रूप में, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब वह एक अच्छा श्रोता होता है, जब वह उसके बात को ध्यान से सुनता है, तभी तो उसको लाभ होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, सुनना एक कौशल है जिसकी क्या विशेषता है? कौन सा व्यक्ति सुनना जो कौशल है उसे प्राप्त कर सकता है? जब वह अधीर होगा, अधीर यानी पेशेंट होगा, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। धैर्यवान होना, जब वह पेशेंटली उसकी बात को सुनेगा। बेबाक होना, वाचाल होना।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धैर्यवान होना। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें संवाद की आत्मा तक प्रायः क्यों नहीं पहुंच पाते? क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हम क्या करते हैं? समाधान सुझाने के उतावलेपन के कारण बीच में ही बोल उठते हैं। तो आंसर ख हो जाएगा। रहीम का जो कथन दिया गया है उसका अर्थ बताना है आपको। दूसरों की समस्या सुनकर लोग हंसते हैं, दूसरे की परेशानी का मजाक बनाते हैं, दूसरे के दर्द को कम करते हैं, दूसरों के दर्द को बढ़ाते हैं। तो यहाँ जो रहीम जी का दोहा दिया गया है कि सुन इठलई हैं लोग सब, बांट सके ना कोई। तो इठलाना मतलब क्या होता है? हंसना। तो यहाँ पर क्या होगा कि दूसरे की समस्या सुनकर लोग हंसते हैं, इसीलिए जो समस्या से ग्रसित व्यक्ति होता है वो हर किसी से अपनी मन की बात नहीं कह पाता, क्योंकि उसे डर होता है कि समस्या तो सुन ली जाएगी परंतु बाद में इसका उपहास यानी लोग मुझ पर हंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, राम का उदाहरण क्यों दिया गया है? संवाद की अनंत संभावनाओं को समझाने के लिए, एक दूसरे से संवाद के लिए, केवट से संवाद के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि पैसेज में कहा गया है कि संवाद की अनंत संभावनाएं हैं, यानी संवाद के लिए केवल शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, कई बार हम भावों के द्वारा भी एक दूसरे से संवाद कर लेते हैं। जिस प्रकार भगवान राम ने अपनी सीता के बारे में पेड़ पौधे से, नदी से, पर्वत से पूछा था कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? तो आंसर क हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, पेड़ पौधे से, नदी पर्वतों से या पशु पक्षियों से कौन सा व्यक्ति संवाद कर लेता है? जो व्यक्ति वाक्पटु होते हैं, जो चमत्कारी होते हैं, या जो व्यक्ति संवेदनशील होते हैं, या जो व्यक्ति चालाक होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर ग हो जाएगा, जो व्यक्ति संवेदनशील होते हैं। भगवान राम एक संवेदनशील व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने पेड़ पौधों से, नदी पर्वतों से और पशु पक्षियों से भी संवाद कर लिया था। झंडे गाड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रभुत्व स्थापित करना, अपनी बात मनवाना, झंडे को गाड़ देना, भावपूर्वक बातें करना। तो यहाँ पर होगा झंडे गाड़ना का मुहावरे का अर्थ है प्रभुत्व स्थापित करना। अब काव्यांश है, अपठित काव्यांश। यहाँ पर भी 2 काव्यांश दिए गए हैं 8-8 नंबर के, दोनों में से कोई एक करना है। तो किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्न करने हैं। कविता है हमारी, जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके आमंत्रित तीर हुए रण की समाप्ति के पहले ही, जो वीर रिक्त तुनीर हुए, उनको प्रणाम। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधि पार, मन की मन में ही रही, स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली ही में समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। कृत्य नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। यह जो कविता है यह आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी। यह नागार्जुन जो कि एक प्रगतिशील लेखक थे, प्रगतिशील कवि थे, उनके द्वारा यह कविता लिखी गई है। और कविता का भाव क्या है कि कवि ने यहाँ पर कविता में ऐसे लोगों को प्रणाम किया है जिन्होंने साधनहीन, यानी जिनके पास ज़्यादा साधन नहीं थे, ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, इसके बावजूद भी वे बड़े बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। जीवन में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने भरपूर साहस और हौसले के साथ अथक प्रयास और संघर्ष किए थे, लेकिन किसी कारणवश वह अपने लक्ष्य को नहीं पा सके। पर ऐसे लोग प्रणाम करने योग्य हैं कि कम से कम उन्होंने प्रयास तो किया। ऐसे लोग भी हुए जो बेहद ईमानदार, मेहनती और कर्मशील थे और सदैव यानी हमेशा उत्साह से भरकर जीवन पर्यंत काम करते रहे। और यह बहुत जरूरी भी नहीं है कि हर कोई जन सुविधा संपन्न या धनवान ही हो। बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे भी होते हैं जिन्हें छोटी छोटी सुविधा भी नहीं मिल पाती है, और अभावों में रहते हुए भी ऐसे लोग किसी से शिकायत भी नहीं करते, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते, बल्कि वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार परिश्रम करते हैं, गतिशील रहते हैं, और लोग अपनी संघर्ष और ईमानदारी से अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। कुछ कारण हो सकता है कि वह हमेशा सफल ना हो पाए या वो फेल हो जाए, परंतु जो उनकी इच्छा शक्ति है, जो उनके काम करने की जिज्ञासा है, जो उत्सुकता है,
उसको कवि यहाँ पर प्रणाम करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है उदधि, इसका अर्थ होता है समुद्र, यानी जिनके पास सुविधा नहीं था, बड़ी नाव नहीं थी, वो लोग भी समुद्र की विशाल लहरों में अपनी छोटी सी नौका को लेकर उतर पड़ते हैं। भले ही वो उसमें निराकार हो जाते हैं यानी डूब जाते हैं, लेकिन कवि उनके हौसलों को भी प्रणाम करता है। अब इस पे आधारित क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, समाज किन लोगों को भुला चुका है? देश की स्वतंत्रता के लिए, समाज की भलाई के लिए प्राणों को दांव पर लगाने वाले व्यक्ति को, समाज में खूब धन कमाने वाले को, वीर प्रतापी राजाओं को, या माता पिता का आदर सम्मान करने वाले को? तो अकॉर्डिंग टू पैसेज क्या हो जाएगा सुटेबल आंसर क, कि जो देश की स्वतंत्रता के लिए या समाज की भलाई के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, ऐसे लोगों को समाज भुला चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 है, छोटी सी नौका से सागर पार करने की कोशिश करने वालों का क्या महत्व है? क्या महत्व है? ए, ये गलत प्रयासों से लोगों को सीख देते हैं, इनके कारण ही नई खोजें और बड़े परिवर्तन होते हैं, ये लोगों को बड़ी नाव लेने का संदेश देते हैं, यह लोगों को सागर में ना जाने के लिए सचेत करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ख हो जाएगा, इनके कारण ही नई खोजें और बड़े परिवर्तन होते हैं। 23 है, हिम समाधि से क्या अभिप्राय है? वहाँ पर आया था कि कुछ लोग जो पर्वतारोही या जो शिखर पर चढ़ना चाहते थे, जिनके पास सुविधाएं नहीं थी ज़्यादा, इसके बावजूद भी उन्होंने प्रयत्न किया, प्रयास किया, जिसमें से कुछ सफल होते हैं परंतु कुछ हिम समाधि ले लेते हैं। तो यहाँ पर हिम समाधि का अर्थ क्या है ये बताना है आपको। बर्फ़ पर बैठकर तपस्या करना, बर्फ़ में जम जाना, अपनी जान गंवाना, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे ग नंबर इसका आंसर होगा, अपनी जान गंवा देना। सुविधाओं के अभाव में कई बार वो अपनी प्राण ही गंवा बैठते हैं। कवि ने यहाँ किन लोगों को प्रणाम किया है? सफल लोगों को किया है, या फिर निराशा से भरे लोगों को प्रणाम किया है, असफल परंतु कर्मशील लोगों को प्रणाम किया है, या दीनहीन गरीब लोगों को प्रणाम किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि असफल परंतु कर्मशील लोगों को कवि ने प्रणाम किया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उच्च शिखर की ओर बढ़ने से कवि का क्या अभिप्राय है? सफलता की ओर बढ़ना, ऊंचाई पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना, दीनहीन गरीब लोगों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सफलता की ओर बढ़ना। कवि किनके प्रयासों की बात कर रहे हैं? लेखकों की, स्वाधीनता सेनानियों की, सैनिकों की, या वैज्ञानिकों की? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा स्वाधीनता सेनानियों की। उदधि शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे उदधि जो शब्द है उसका अर्थ है समुद्र। रह रह नव नव में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, या रूपक? तो मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जहाँ पे प्रकृति का वर्णन मनुष्य की तरह कर दिया जाता है। तो यहाँ प्रकृति का वर्णन मनुष्य की तरह नहीं किया गया है, तो मानवीकरण नहीं होगा। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कह देना कि वह बात अविश्वसनीय हो जाए। जैसे हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी एक बंदर की पूंछ में आग नहीं लग पाई परंतु संपूर्ण लंका जल गई। तो यह एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पर यह भी नहीं है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है? जहाँ पर एक शब्द का प्रयोग कवि 2 बार करता है। किस लिए? कविता में पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए, और वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर रह शब्द का प्रयोग कवि ने 2 बार किया है, और नव शब्द का प्रयोग भी कवि ने 2 बार किया है। किस लिए? कविता में पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। अब जो दूसरा काव्यांश है वो पढ़ते हैं। गुलाब का फूल है हमारा पढ़ा लिखा, मैंने उसे काफ़ी उलट पुलट कर देखा है, मुझे तो वह ऐसा ही दिखा। सबसे बड़ा सबूत उसके गुलाब होने का यह है कि वह गांव में जाकर बसने के लिए तैयार नहीं है। गांव में उसकी प्रदर्शनी कौन कराएगा? वहां वह अपनी शोभा की प्रशंसा किससे करवाएगा? वह फूलने के बाद किसी फसल में थोड़े ही बदल जाता है। मूर्ख किसान को फूलने के बाद फसल देने वाला ही तो भाता है। गांव में इसलिए ठीक है अलसी और सरसों के फूल। बीच बीच में यह प्रस्ताव कि गुलाब गांव में चिकित्सा करे या पढ़ाए पेश करने में कोई हर्ज नहीं है।
मगर साफ समझ लेना चाहिए कि गुलाब का यह फर्ज नहीं है कि गांव जाकर खिले अलसी और सरसों वगैरह से वह मिले, ढक जाए वहां की धूल में और वक्त बे वक्त अपनी प्रदर्शनी ना कराए। आमीन गुलाब पर ऐसा वक्त कभी ना आए। तो यहाँ पे ये जो कविता है ये भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखी गई कविता यहाँ आपके काव्यांश में दी गई है, जिसमें गुलाब जो है वह एक साधन संपन्न पढ़ा लिखा व्यक्ति का प्रतीक है और जो गांव में बसने के लिए तैयार नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्प चुनना है। कवि ने किसे मूर्ख कहा है? गुलाब को, किसान को, सरसों को या पढ़े लिखे शहरी लोगों को? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि कवि ने यहाँ पर किसान को मूर्ख कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ा लिखा गुलाब कहाँ जाकर बसने को तैयार नहीं है? शहर में, कस्बे में, महानगर में या गांव में? तो राइट आंसर हो जाएगा गांव में। क्वेश्चन नंबर 31, कवि के अनुसार गुलाब का निम्न में से क्या फर्ज नहीं है? वह गांव में जाकर खिले, अलसी सरसों वगैरह से मिले, वहां की धूल से ढक जाए, उपरोक्त सभी। तो पैसेज में ये तीनों ही आए थे, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। बीच बीच में कौन सा अलंकार है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो जाए, कविता में जोर डालने के लिए कवि इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी पहचान क्या है कि दोनों शब्दों के बीच एक डैश होता है। तो यह कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। गुलाब किसका प्रतीक है? यहाँ पर पढ़े लिखे शहरी लोगों का जो गांव में आकर कार्य करना चाहते हैं, पढ़े लिखे शहरी लोगों का जो गांव में आकर काम करना नहीं चाहते हैं, अमीर लोगों का, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ख, पढ़े लिखे शहरी लोगों का प्रतीक है गुलाब, जो गांव में आकर काम करना नहीं चाहते। कवि के अनुसार गांव के लिए क्या ठीक है? गांव के लिए क्या ठीक है मतलब किसान जो है वह भी क्या गुलाब उगाना चाहता है? नहीं, क्योंकि गुलाब फसल में तब्दील नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता, इसीलिए किसान भी अलसी और सरसों ही उगाना चाहता है। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, ख और ग दोनों। कवि के अनुसार गुलाब गांव के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है, सुटेबल क्यों नहीं है? उसे किसान पसंद नहीं करते क्योंकि उसके फूल फसल में नहीं बदलते। गुलाब अमीर लोगों का प्रतीक है, गुलाब केवल प्रदर्शनी के लिए होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ख हो जाएगा, क्योंकि उसके जो फूल हैं वो फसल में नहीं बदलते और किसान को तो फसल चाहिए क्योंकि उसे वह बेच करके अपना पेट भरता है, अपना घर चलाता है, ना कि केवल प्रदर्शनी के लिए फूल चाहिए। तो ख इसका राइट आंसर होगा। गुलाब का फर्ज नहीं है, क्या फर्ज नहीं है? गांव जाकर खिले, अलसी और सरसों वगैरह से मिले, वहां की धूल में ढक जाए, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब खंड ख में हम पहुंच चुके हैं, कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, जो कि हमारा 3rd बुक है, अभिव्यक्ति और माध्यम, उससे रिलेटेड है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 हैं और हमें 5 क्वेश्चंस ही करने हैं। दृश्यों के आधार पर घटना की जानकारी देने वाला एंकर क्या कहलाता है? तो हम देखते हैं कि जब कोई न्यूज पहले ब्रेकिंग न्यूज के रूप में आता है और धीरे धीरे उससे रिलेटेड जब फोटोग्राफ्स या वीडियो आ जाते हैं तो संवाददाता हमें उस न्यूज को उस वीडियो या उस फोटोज के साथ हमें दिखाता है। और कुछ देर के बाद ऐसा भी होता है कि घटना की जानकारी देने के लिए जो वहाँ मौजूद लोग होते हैं जिन्होंने उस घटना को देखा है, उससे भी एंकर हमें क्या करता है, मिलवा देता है, बातचीत उसकी सुना देता है। तो जब दृश्यों के आधार पर जब घटना की जानकारी आ जाती है तो ऐसे एंकर को हम क्या कहेंगे? एंकर विजुअल कहेंगे, कि एंकर जो है अब दृश्य के साथ उस न्यूज को हमें बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विभिन्न प्रकार के समाचार खोजकर अखबार को भेजने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो हम जानते हैं इसका आंसर होगा संवाददाता, क्योंकि जो समाचार ढूंढ करके अखबार को भेजता है वह व्यक्ति संवाददाता कहलाता है। समाचार के प्रारंभिक अंश को क्या कहते हैं? इंट्रो, बॉडी, ककार, यह सभी। तो हम जानते हैं कि समाचार जो है वह उल्टा पिरामिड में लिखा जाता है और उल्टा पिरामिड जो है वो 3 भाग में डिवाइड होता है। जो उसका पहला अंश है वह इंट्रो कहलाता है, दूसरा अंश बॉडी कहलाता है और तीसरा अंश समापन कहलाता है। तो यहाँ पे प्रारंभिक अंश पूछा जा रहा है तो इंट्रो होगा। मान लीजिए क्वेश्चन होता कि दूसरा अंश क्या कहलाएगा, तो हो जाता बॉडी और तीसरा अंश समापन। ककार क्या होता है? कोई भी समाचार जो उल्टा पिरामिड में लिखा जाता है उसमें 6 ककार का प्रयोग करते हैं। कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया।
तो ये जो क से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है, कब, कहाँ, क्यों, किसने, किसके द्वारा, तो ये जो है यही ककार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। हम इसको रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, क्योंकि महान कथाकार जो प्रेमचंद हैं उनका मृत्यु भी 1936 में हुआ था, तो इससे हम इसे जोड़ करके भी याद रख सकते हैं। किसी विशेष मुद्दे के पक्ष में जनमत तैयार करने हेतु चलाया गया अभियान क्या कहलाता है? एनकोडिंग, एडवोकेसी पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, फ्रीलांसर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग, एडवोकेसी पत्रकारिता। यह पत्रकारिता इस प्रकार होती है कि पहले हम क्या करते हैं, जनमत तैयार करते हैं, यानी बहुत सारे जो जनता होती है उनका मत उस ओर ले जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का होता है। और इस प्रकार से जब ये एक अभियान के रूप में आ जाता है तो गवर्नमेंट की नज़र उस पर जाती है, और जो इस प्रकार का न्यूज होता है, जो इस प्रकार की पत्रकारिता होती है, उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। वॉच डॉग पत्रकारिता क्या होता है कि जहाँ पर कोई सरकारी संस्था है या फिर कोई एनजीओ है जहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है, तो मीडिया उस पर नज़र रखती है, और जब उसके खिलाफ सबूत आ जाता है तो वह उसे न्यूज़पेपर में जगह देती है। इसे ही हम वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं। अब खंड ग है, ये पाठ्य पुस्तक अंतरा, उस पर आधारित काव्यांश और गद्यांश है। इसमें भी ऑप्शंस है, उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो पहला जो काव्यांश है इसमें 5 क्वेश्चन हैं, 5 प्रश्न हैं जिसके उत्तर हमें लिखने हैं। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है, जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन करना है। तो प्रस्तुत काव्यांश के कवि का नाम पूछा जा रहा है आपसे। कवि का नाम क्या है और कविता का नाम क्या है? विष्णु खरे द्वारा रचित सत्य है, विष्णु खरे जी द्वारा रचित कविता एक कम है, या ग रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता सत्य है, घ विष्णु खरे द्वारा रचित कुंती नंदन युधिष्ठिर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि विष्णु खरे जी द्वारा रचित कविता सत्य है। हमारी पुस्तक में विष्णु खरे जी द्वारा लिखी गई 2 कविताएं दी गई है, एक सत्य और दूसरा एक कम। एक कम जो है वो आज़ादी के बाद जो जनता के हालात हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, कुछ लोग जो एक कप चाय और एक रोटी के लिए भी हाथ फैलाने को मजबूर है, तो कुछ काफ़ी साधन संपन्न है, इस पे आधारित है। और जो दूसरी कविता है यहाँ पे जो दी गई है सत्य, यह महाभारत के पौराणिक कथानक को आधार बना करके सत्य की महत्व को बताने के लिए कवि ने यहाँ पर यह कविता लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु खरे जी द्वारा रचित कविता सत्य। क्वेश्चन नंबर 43 है, सत्य की अनुभूति के लिए डैश की आवश्यकता होती है, यानी सत्य को महसूस करने के लिए, सत्य को जान लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वार्तालाप यानी बातचीत करने की, ख दृढ़ संकल्प, ईमानदारी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ख दृढ़ संकल्प, क्योंकि यहाँ इस कविता में जो युधिष्ठिर हैं वो सत्य के अन्वेषक के रूप में है, यानी सत्य को खोजने वाले, ढूंढने वाले, प्राप्त कर लेने वाले के प्रतीक के रूप में है। और सत्य कौन है? महात्मा विदुर है, यानी युधिष्ठिर सत्य को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, यानी विदुर के अंदर जो ज्ञान है उसे प्राप्त कर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे सत्य को प्राप्त करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दृढ़ संकल्प होगा इसका उत्तर, क्योंकि जिस दृढ़ संकल्प के साथ युधिष्ठिर महात्मा विदुर के पीछे भागते हैं घने जंगलों में, झाड़ियों में, कांटों में, तब जाकर के उनको वह सत्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जब हम किसी चीज़ को लेकर के दृढ़ संकल्प होते हैं तभी हमें वह चीज़ प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कविता में सत्य के अन्वेषक कौन है? अन्वेषक यानी खोजकर्ता कौन है? तो मैंने आपको अभी भी बताया कि विदुर जो है वो सत्य के प्रतीक हैं, और खोजकर्ता यानी उन्हें कौन प्राप्त कर लेना चाहता है, कौन उनके पीछे भाग रहा है? युधिष्ठिर। तो यहाँ पे सत्य के अन्वेषक हो जाएंगे युधिष्ठिर।
इस कविता में मनुष्य के मन की उलझनों और द्वंद्व को अभिव्यक्त किया गया है। यह बात सही है या गलत है? यह बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, यह किस प्रकार की कविता है? छंद मुक्त है, छंदबद्ध है, तुकांत है, उपरोक्त सभी है। तो यह एक प्रकार से छंद मुक्त कविता है। इसमें किसी भी प्रकार के छंद का प्रयोग नहीं किया गया है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पे आधारित दिए गए 5 प्रश्नों के सही उत्तर लिखने हैं आपको। संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से संवदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना। जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं है। सहज यानी आसान। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है। ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, बिना मजदूरी लिए ही जो गांव गांव संवाद पहुंचावे उसको और क्या कहेंगे? औरतों का गुलाम। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे? तो ये पैसेज कहाँ से लिया गया है? आपके किस चैप्टर से लिया गया है? आपको याद आ गया होगा। यह संवदिया पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। तो प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु को क्या कहा जाता है? आत्मा का शिल्पी, आंचलिक कथाकार, प्रगतिशील विचारधारा समर्थक, उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक कथाकार भी माने जाते हैं, साथ ही साथ आत्मा का शिल्पी भी माने जाते हैं, प्रगतिशील लेखक हैं, इसलिए प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक के लेखक भी हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 है, संवदिया का व्यक्तित्व कैसा होता है? संवदिया प्रतिभाशाली होता है, संवदिया पेटू आदमी होता है, संवदिया कामचोर होता है, संवदिया गुणी नहीं होता। तो यहाँ पे पैसेज के फर्स्ट लाइन में लिखा गया है कि संवाद पहुंचाने का काम आसान नहीं है, बल्कि संवदिया भगवान के घर से ही बनकर आता है, क्योंकि खबर को जिस तरीके से, जिस हाव भाव के साथ सुनाना है उसी प्रकार से सुनाना कोई आसान काम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवदिया प्रतिभाशाली होते हैं। ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। सबका नाथ होना, कोई जिम्मेदारी न होना, आगे पीछे घूमने वाला जिम्मेदार व्यक्ति। तो इसका आंसर होगा कोई जिम्मेदारी ना होना। ना आगे नाथ यानी आगे भी कोई उससे कोई बड़ा नहीं है जो उससे प्रश्न पूछे, ना पीछे पगहा ना कोई उससे छोटा है जिसकी जिम्मेदारी वो उठाए, यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास नहीं है। तो खा इसका आंसर हो जाएगा। संवदिया पाठ में संवदिया का क्या नाम है? जो संवाद पहुंचाने का काम करता है इस चैप्टर में, उसका नाम बताना है आपको। हरगोविंद, हरगोबिंद, गोविंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह एक आंचलिक बेस्ड कहानी है और यहाँ पर जो नायक है उसका नाम हरगोविंद नहीं है बल्कि हरगोबिन है। तो खा इसका आंसर होगा। संवदिया बनने के लिए अभिनय यानी एक्टिंग और संवाद याद रखने जैसे गुण होना वांछनीय का अर्थ होता है जरूरी है। यह कथन सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप जहाँ जहाँ पे बड़ी बहुरिया सिसकी थी, रोई थी, वहीं वहीं हरगोबिंद को भी सिसकना था और रोना था, तो यह आसान काम नहीं था। संवाद बिल्कुल ज्यों का त्यों सुनाना था, तो इसके लिए संवाद याद भी होना चाहिए। तो ये भी एक क्वालिटी है। तो यह बात बिल्कुल सही है, आंसर का हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 6 भागों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनना है आपको। प्रेमधन की छाया स्मृति पाठ डैश विधा में रचित है। ये जो प्रेमधन की छाया स्मृति है जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया चैप्टर है, यह जीवनी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है या फिर आत्मकथा है? तो हम जानते हैं यह एक संस्मरण है जिसे रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी याददाश्त के आधार पर लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की घटनाओं को और किस प्रकार से वो एक लेखक बने इसको उन्होंने लिखा है। तो यह एक संस्मरण है। रामचंद्र शुक्ल की भारतेंदु जी के मकान के नीचे किससे भेंट हुई थी? उनकी भेंट पंडित केदारनाथ जी पाठक से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के पुर्जे लघु निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है? घड़ी के पुर्जे जो है ये लघु निबंध, यहाँ इस चैप्टर में 3 लघु निबंध दिए गए हैं आपको, जिसको लिखा है सुमिरन के मन के नाम से, और लेखक कौन थे इसके? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पे जो घड़ी के पुर्जा लघु निबंध है उसका मेन भाव क्या है? घड़ी के पुर्जे के बारे में बताना, धर्म के बारे में समझाना, धर्म के उपदेशकों की निंदा करना
या बुराई करना या धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को प्रस्तुत करना। तो घ नंबर इसका राइट आंसर होगा कि घड़ी के पुर्जे जो लघु निबंध है उसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी यही समझाने का प्रयास किए हैं कि धर्म का जो रहस्य है उसे जानने का अधिकार प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को है, परंतु धर्म के उपदेशक जो है उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, ये भी उसी चैप्टर का है और लघु निबंध है बालक बच गया। उस पे बालक द्वारा लड्डू की पुकार सुनकर लेखक को कैसी अनुभूति हुई, यानी उसे कैसा फील हुआ जब बच्चे ने लड्डू मांगा। लेखक ने क्या सोचा, जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, यह काठ की आलमारी की खड़खड़ाहट थी, बहते हुए झरने का मधुर संगीत था, या क और ग दोनों होगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब बालक ने बोला कि मुझे लड्डू चाहिए तो लेखक को ऐसा लगा कि जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का यह मधुर मरमर है। उसने तो मान ही लिया था कि यह पूरा का पूरा जो वृक्ष है वो समाप्त हो चुका है, मर चुका है, लेकिन जब बच्चे ने अपनी एक अभिलाषा बताई तो लेखक को ऐसा लगा कि उसका कहीं ना कहीं जो पत्ता है वह भी हरा है, उसके मन में कहीं ना कहीं जो बालक है वह बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 है, ढेले चुन लो लघु निबंध में सच्चा प्रेमी किस पेटी को चुनता है। ये भी सुमिरन के मनके में से ही है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। तीसरा लघु निबंध है ढेले चुन लो। तो इसमें सच्चा प्रेमी किस प्रकार की पेटी को चुनता है, लोहे की पेटी को, सोने की, चांदी की या फिर लकड़ी की पेटी को चुनता है। तो जो सच्चा प्रेमी होता है वह लोभ लालच से दूर होता है और वह लोहे की पेटी को चुनता है। यह इसका राइट आंसर होगा। अंधविश्वासी मान्यताओं पर किस निबंध में चोट की गई है। जो 3 निबंध है लघु निबंध, ढेले चुन लो, बालक बच गया और घड़ी के पुर्जे, तो इसमें से कौन सा निबंध ऐसा है जिसमें अंधविश्वास पे चोट किया गया है। तो हम जानते हैं ढेले चुन लो यह जो निबंध है जिसमें लेखक ने अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की है। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनना है। रूप सिंह सैला के लिए कौन से फूल लाया था, यह आरोहण पाठ से लिया गया है क्वेश्चन। तो बुरंश का फूल, हर श्रृंगार, कुमुद या गुलाब का फूल। सैला के लिए वह बुरंश का फूल लेकर के आता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, रूप सिंह पहाड़ के रोए किन्हें कहता था। चट्टानों को, देवदार के वृक्ष को, पक्षियों को, चीड़ के वृक्ष को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि देवदार के वृक्ष को वह पहाड़ की रोए कहता था। क्वेश्चन नंबर 60 है, सूरदास की झोपड़ी पाठ में टेनी कौन मारता था, जगधर, मिठुआ, भैरव या फिर सूरदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जगधर। क्वेश्चन नंबर 62 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, यह कथन किसका है, जगधर का, बजरंगी का, नायक राम का या सुभागी का। तो राइट आंसर होगा ग, नायक राम का। नायक राम ने बोला था कि अगर सूरदास ने चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, यानी ना उसकी झोपड़ी में आग लगती, ना आज अगर उसके दुश्मन उससे पूछते या उत्साहित होते या खुश होते। तो यहाँ पर यह प्रैक्टिस पेपर समाप्त होता है। आपको यह क्लियर हो गया होगा, और जहाँ कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे इसके आंसर कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच।